ये बात तो तुम सबको पता ही होगी कि एक टाइम पे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कितना गहरा रिश्ता था। जहां आज के टाइम पे बॉलीवुड पे एक्टर्स और डायरेक्टर्स राज करते हैं, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स लाइक सलमान खान और फिरोज खान अंडरवर्ल्ड की उंगलियों पे नाचा करते थे। लेकिन बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड हावी हुआ कैसे था और कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने बॉलीवुड को अपनी खाला का घर बना लिया था, जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो में एक्टर्स और डॉन्स के बीच के ऐसे किस्से बताऊंगा जो तुमने पहले नहीं सुने होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की शुरुआत सन 1960s के डिकेड में हुई थी और बॉलीवुड में एंट्री करने वाला पहला डॉन था हाजी मस्तान। ये साहब उस टाइम के सबसे बड़े और सबसे अमीर डॉन थे। ये स्मगलिंग और इलीगल चीजों की सप्लाई करके इस मुकाम तक पहुंचे थे। ये बंदा शुरू से ही बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट था और इसके अट्रैक्शन का कारण था बॉलीवुड से जुड़े लोगों की रईसी। वो बॉलीवुड एक्टर्स, फेम और उनकी लग्जूरियस लाइफ से काफी अट्रैक्ट हो गया था। इसीलिए मस्तान ने खुद जानबूझकर बॉलीवुड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किए और कई सारे एक्टर्स के साथ दोस्ती की, जैसे दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राज कपूर, धर्मेंद्र एंड संजीव कुमार। इवन सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, कई सारे डायरेक्टर्स भी उसके दोस्त बने। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स उस टाइम के बिगेस्ट डॉन के साथ दोस्ती क्यों कर रहे थे? तो इसके पीछे उनकी मजबूरी थी और मजबूरी ये नहीं थी कि डॉन से दोस्ती नहीं करी तो खोपड़ी खोल देगा, बल्कि इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने के लिए कोई भी मनी सोर्स अवेलेबल नहीं था, क्योंकि तब तक इंडियन गवर्नमेंट की नजर में बॉलीवुड एक इंडस्ट्री के रूप में स्टेब्लिश्ड नहीं हुई थी, तो फिल्म मेकर्स बैंक से भी लोन नहीं ले सकते थे। इसीलिए वो अपने जेब से पैसे लगाते थे। तो जब हाजी मस्तान पैसों का भंडार उनके पास खुद चलकर आया तो डायरेक्टर जैसे हमारे बॉलीवुड के चले गए हाथ फैला के, और हाजी मस्तान डायरेक्टर्स की पैसों की नीड पूरी करके मूवीज को प्रोड्यूस करने लगा। इस काम में उसका भी फायदा होता था। उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसकी जितनी भी ब्लैक मनी होती थी वो फिल्मों से व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती थी, जिस वजह से उसे पुलिस से खतरा कम होता था। और दूसरा, उसे बॉलीवुड के साथ उठने बैठने से फेम मिलता था, जिसको वो बचपन से पाना चाहता था, क्योंकि वो उसे बॉलीवुड से मिला तो उसका बॉलीवुड के फंक्शंस, पार्टीज में आना जाना लगा रहता था। और खासकर दिलीप कुमार के साथ तो उसकी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक्टर्स का उससे दोस्ती करने का दूसरा कारण ये भी था कि वो सभी से काफी हम्बली पेश आता था। वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ दोस्त की तरह रहता था, उन पे दादागिरी नहीं करता था। उसका और बॉलीवुड का रिश्ता चल ही रहा था कि उसकी नजर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला पर पड़ती है। और आगे क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। हाजी मस्तान को लेट 60s में एक्ट्रेस मधुबाला पर क्रश हो जाता है। हाजी मस्तान ने मधुबाला से शादी करने का मन बना लिया था और उसे प्रपोज करने वाला था कि इतने में ही 1969 में मधुबाला की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डॉन को काफी गहरा सदमा लगता है। लेकिन डॉन का ये सदमा तुरंत ही रिकवर होने वाला था, क्योंकि मधुबाला की डेथ के बाद उसे एक्ट्रेस सोना के बारे में पता चलता है, जो कि हूबहू मधुबाला की तरह ही दिखती थी। और इनकी शक्ल मधुबाला से इतनी मिलती थी कि दिलीप कुमार खुद चौंक गए थे कि दो शक्लें इतनी हूबहू कैसे हो सकती है। फिर क्या था, हाजी मस्तान का दिल एक बार फिर धड़कना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे सोना में उसकी मधुबाला मिल गई थी। हाजी मस्तान ने सोना को अपने इन्फ्लुएंस के दम पर कई सारी मूवीज में काम दिलाया, लेकिन उनकी मूवीज सक्सेसफुल नहीं रही। फिर कई सालों बाद 1984 में जाके सोना से शादी की, लेकिन इतने सालों तक कहाँ थे? शायद इनका ध्यान बॉलीवुड की कमाई पर था इस वक्त। हाजी मस्तान सोना से शादी करके 10 साल तक साथ रहते हैं, 1984 से 1994 तक, क्योंकि 1994 में हाजी मस्तान की डेथ हो जाती है। इसके बाद समझो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना का करियर खत्म सा हो गया, बिकॉज इस वक्त तक डॉन काफी वांटेड और काफी बदनाम हो चुके थे। इसलिए डायरेक्टर्स ने उन्हें मूवीज में काम नहीं दिया, क्योंकि वो हाजी मस्तान की वाइफ थी। और इतना ही नहीं, हाजी मस्तान का परिवार भी एक्ट्रेस सोना के पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसके पास हाजी मस्तान की प्रॉपर्टी थी और सोना ने अपनी जान बचाने के लिए सारी प्रॉपर्टी हाजी मस्तान के परिवार को दे दी। और इस तरह हाजी मस्तान से शादी का डिसीजन उसका करियर बर्बाद कर देता है। 1960 से लेकर 1980 तक हाजी मस्तान ने बॉलीवुड से प्रॉफिट कमाया, लेकिन इन सबसे बॉलीवुड पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हाजी मस्तान डॉन था लेकिन सभी के साथ काफी हम्बली पेश आता था। 1980 तक तो सब ठीक था, लेकिन 80 के बाद हाजी मस्तान के गैंग के बहुत सारे आदमी मारे जा चुके थे, क्योंकि सीन में एक नए डॉन ने एंट्री ले ली थी। और यही वो बंदा था जो आगे जाके बॉलीवुड वालों को खून के आंसू रुलाने वाला था। हाजी मस्तान ने तो सिर्फ बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को कनेक्ट किया था, लेकिन इस कनेक्शन को 5G की स्पीड दी दाऊद इब्राहिम ने। 1980s तक दाऊद इब्राहिम अपने क्राइम के दम पर मुंबई का बिगेस्ट क्रिमिनल डॉन बन चुका था। और जैसे उसने हाजी मस्तान और बॉलीवुड के कनेक्शन देखे तो उसने सोचा कि मैं भी अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करूंगा, और उसने भी हाजी मस्तान की तरह मूवी डायरेक्टर से कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ बात दाऊद इब्राहिम की हो रही है तो बता दूं कि जहाँ एक तरफ हाजी मस्तान फेम और इज्जत के लिए बॉलीवुड एक्टर्स से भाईचारा बढ़ाता था, वो उन्हें परेशान नहीं करता था, वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम बिल्कुल ही 360 डिग्री
अपोजिट काम करता था। वो एक्टर्स और डायरेक्टर्स को अपने फायदों के लिए दुबई अपनी पार्टीज में इनवाइट करता था और ऐसा नहीं था कि नहीं गए तो चलेगा, अगर नहीं गए तो खोपड़ी खुलवाने में टाइम नहीं लगता था। यहाँ कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो बाई चॉइस उसकी पार्टी में जाते थे तो कुछ डर के मारे। दाऊद की टीम में छोटा राजन, छोटा शकील और फजलुल रहमान जैसे लोग शामिल थे, लेकिन इन सबसे खतरनाक एक और आदमी था जिसने आधे बॉलीवुड को अकेले ही दबा रखा था, वो था अबू सालिम। 1986 के बाद दाऊद ने समझो बॉलीवुड को अपनी खाला का घर बना लिया। वो अपना पैसा मूवीज में लगाता और प्रॉफिट कमाता था। इन डॉन्स ने बॉलीवुड को इतना कंट्रोल कर लिया था कि मूवी में एक्टिंग कौन करेगा, कौन एक्ट्रेस होगी, ये सब वो डिसाइड करने लगे थे। प्रूफ के लिए 1992 की यलगार जिसे फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था, इसमें पहले जूही चावला एक्ट्रेस होने वाली थी, लेकिन दाऊद के भाई अनीस ने जूही चावला को साइड कर दिया सड़क उधर, क्योंकि वो उस रोल में एक्ट्रेस नगमा को साइन करवाना चाहता था, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। और डर के मारे फिरोज खान नगमा को साइन कर लेते हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे, बड़े खतरनाक लोग हैं। हाजी मस्तान की तरह दाऊद इब्राहिम और उसके पंटर्स की भी बॉलीवुड में प्रेम कहानियां रही हैं, जिसमें से दो एक्ट्रेस के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, एक्ट्रेस मंदाकिनी। एक्ट्रेस मंदाकिनी ने 1985 में राम तेरी गंगा मैली से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी ब्यूटी को देखकर दाऊद इब्राहिम इम्प्रेस हो गया था। और फिर क्या था, इनकी भी कहानी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करना चालू कर देते हैं। दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी को मूवीज दिलाने के लिए डायरेक्टर्स को धमकाया करता था, जिससे उन्हें अच्छी खासी मूवीज में काम मिल रहा था। 1994 तक उनके रिलेशन के बारे में किसी को इतना पता नहीं था, लेकिन इसी साल दोनों की एक साथ एक फोटो वायरल हो जाती है। इसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में आ जाती है। जब तक डॉन का साथ था तब तक तो उन्हें काम मिला, लेकिन जैसे ही डॉन फरार हुआ उन्हें भी काम मिलना बंद हो गया और एक्ट्रेस मंदाकिनी का फिल्मी करियर दाऊद के साथ रहने से बर्बाद हो गया। अगली एक्ट्रेस है मोनिका बेदी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में सलमान खान, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन ये तब सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि ये अबू सालिम के साथ कनेक्शन में है। और रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि मोनिका ने अबू सालिम से शादी कर ली थी। अबू सालिम की वजह से इन्हें जानम, समझा करो और जोड़ी नंबर 1 जैसी मूवीज में काम मिला था। ये अबू सालिम के साथ इस तरह कनेक्टेड थी कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इनका करियर भी बर्बाद हो गया। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, ऐसी कई सारी एक्ट्रेस है जो की डॉन्स के साथ रिलेशन में रहने से बर्बाद हो गई, लाइक जास्मिन, अनीता अयूब, टीना कौसर। अगर इन सब की बात करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब एक्टर्स की बात करते हैं। 1985 से लेकर 2000 तक अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर रूल कर रहा था। इस टाइम पीरियड में दाऊद इब्राहिम के अलावा अबू सालिम, छोटा राजन और छोटा शकील ये भी बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाते थे। जैसा अभी मैंने बताया, कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो ये अपने गर्लफ्रेंड्स के शूटिंग सेट्स पर भी मौजूद होते थे और डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर करते थे। इन डॉन्स के इन कामों में बॉलीवुड के कुछ एक्टर डायरेक्टर तो इनका साथ देते थे, लेकिन कुछ नहीं देते थे। जो एक्टर्स इनकी बात मानते थे उन्हें तो ये कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो नहीं मानते थे उन्हें धमकियां देते थे और वक्त आने पर उन्हें जान से मारने पर भी पीछे नहीं हटे। बट यहाँ पे नुकसान दोनों का था, बात मानने वालों का भी और बात नहीं मानने वालों का भी। एग्जाम्पल के लिए संजय दत्त और सलमान खान, ये अंडरवर्ल्ड की हर बात में हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन फिर भी संजय दत्त को इन गैंगस्टर्स की वजह से जेल जाना पड़ा कई बार और ये सिलसिला 22 साल तक चला। वहीं सलमान खान ने एक बार ऐश्वर्या राय के साथ मिसबिहेव कर दिया था अबू सालिम के दबाव में आके, क्योंकि अबू सालिम चाहता था कि ऐश्वर्या राय उसके लिए परफॉर्म करे, तो ऐश्वर्या राय को मनाने की सारी जिम्मेदारी डॉन ने भाई को दे दी थी और कहा कि वो अगर नहीं आई तो उसे जान से मार दूंगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर क्या था, भाईजान ऐश्वर्या को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, बट वो नहीं मानी। तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो डॉन्स की बात मानने के बाद भी परेशान थे। अब वो लोग जिन्होंने डॉन्स की बात नहीं मानी, उनके साथ क्या हुआ? फर्स्ट, एसआरके ने कभी भी अंडरवर्ल्ड की बात नहीं मानी। इस वजह से उन्हें अबू सालिम के धमकी भरे कॉल्स आते थे। वो एसआरके से बोलते थे कि उनके हिसाब से मूवी करे, बट एसआरके ये बोल के मना कर देते थे कि जब मैं तुम्हें नहीं कहता कि किसको शूट करना है तो तुम भी मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ये बोलने के बाद एसआरके ने बुलेट प्रूफ कार ली और अपनी सिक्योरिटी टाइट की, बट उसके बाद उन्हें कभी भी धमकी भरे कॉल्स नहीं आए अबू सालिम की तरफ से। और ये इंसिडेंट था 1997 का। सेकंड, गुलशन कुमार को पैसे के लिए अंडरवर्ल्ड से कॉल आते थे, लेकिन वो पैसे देने के लिए हर बार मना कर देते थे। गुलशन कुमार ने पैसों के लिए कभी भी हाँ नहीं करी, जिस वजह से 12 अगस्त 1997 को अबू सालिम ने उन्हें जान से मार दिया। और इस इंसिडेंट के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। थर्ड, राकेश रोशन को भी कहो ना प्यार है मूवी की सक्सेस के बाद अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगे थे और कॉल करने वाला ये डॉन था बुद्धेश। बट गुलशन कुमार की ही तरह राकेश रोशन भी पैसे देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर गोलियां चलती है और 2 गोलियां लगने के बाद भी वो किस्मत से बच जाते हैं।
ये भी जितने भी इंसिडेंट मैंने तुम्हें बताए ये सब 2001 से पहले के इंसिडेंट थे। 2001 में बॉलीवुड को फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया था, जिस वजह से वो अपनी मूवीज के लिए पैसा बैंकों से ले सकते थे। यहीं पे अदर इन्वेस्टर्स भी मूवीज पे इन्वेस्ट करने लगे थे, जिस वजह से बॉलीवुड की पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड पर डिपेंडेंस कम हो गई थी। और वहीं पे सरकार भी डॉन्स के खिलाफ एक्शन लेने में ज्यादा एक्टिव हो गई थी और डॉन्स का सफाया होने लग गया था। वहीं अब बॉलीवुड में भी काफी अपग्रेड आ गया था, जिस वजह से एक्टर्स डायरेक्टर्स डॉन से थोड़ा फियरलेस हो गए। अब क्योंकि पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई थी तो डॉन्स को बॉलीवुड छोड़ खुद की चिंता सताने लगी और 2003 आते आते बॉलीवुड से डॉन्स का राज खत्म हो गया। सो दैट्स इट, ये थी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को लेकर एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें जानना है कि सैफ अली खान कैसे पीछे रह गए बाकी 3 खान से, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर जानना है कि आर माधवन कैसे ज्यादा टैलेंटेड है अदर बॉलीवुड एक्टर से, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।